हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जो थर्ड लेक्चर में आज हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स की। इससे पहले हमने बात की थी कौन कौन से टूल्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात की थी, उन्हीं टेक्निक्स के को आगे लेके चलते हैं। तो उसमें एक टेक्निक थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं? तो सिंपल वे में अगर उसे डिफाइन करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? दिस इज़ अ टेक्निक to separate DNA fragments on the basis of their size using agarogel। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको उनके साइज के बेसिस पर सेपरेट करने के प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसके लिए एगारोजेल जेल जो है इसका यूज़ किया जाता है, जो कि सीविंग इफेक्ट देता है। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगता है। डीएनए का जो सैंपल होता है, जो डाइजेस्टेड किया जाता है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, उसे वेल्स में लोड किया जाता है। वेल्स में लोड करने के बाद जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, इस तरीके से एक जैसा डायग्राम में बना हुआ है, जेल प्लेट है। अब जेल प्लेट पे जो वेल्स बने होते हैं और उन्हीं वेल्स में सैंपल्स को लोड किया जाता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, इसे बफर सोल्यूशन में, जो जेल प्लेट होती है इसे बफर सोल्यूशन में रखा जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं साइज़ के बेसिस पर जेल के जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं और पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, यानी एनोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आगे होते हैं, यानी आगे ज़्यादा आगे माइग्रेट कर जाते हैं, और जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, यानी ज़्यादा आगे माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से इसका सेगमेंट्स जो होते हैं, जो डीएनए डाइजेस्ट किया गया है उसके डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो ब्लॉटिंग है। हालांकि ब्लॉटिंग जो है उसका यूज़ जो होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही अगला प्रोसेस। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है तो ब्लॉटिंग की जाती है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक पॉइंट आता है, एल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज एल्यूशन? अब क्या एल्यूशन बोलेंगे? द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन ओनली आफ्टर स्टैनिंग द डीएनए विद एथिडियम ब्रोमाइड। यानी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जब एगारोजेल में माइग्रेट करते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। अब वो ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो उसे स्टेन करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड से, और अल्ट्रावायलेट रेज में जब देखते हैं तो वो कलर्ड दिखाई देंगे। यानी जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कलर्ड हो जाएंगे, इसलिए वो उसमें ब्राइट दिखाई देंगे। अब उनको सेपरेट करना है। दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड। ये ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड बनाते हैं। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोजेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। यानी जहाँ पर भी डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको कट कर लिया जाता है एगारोजेल से, और एगारोजेल से डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को, यानी इस टेक्निक को या इस मेथड को इल्यूशन कहते हैं। तो इल्यूशन समझ में आया? इल्यूशन क्या होता है? नाउ नेक्स्ट इज क्लोनिंग वेक्टर। हालांकि इसमें मैंने कल बात भी की थी कि एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, एक पेज होता है जिसे हम लोग पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, या पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी पेज के नाम से जानी जाती है। एक होती है एसडीएस फेज, इसे सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। हालांकि जो एसडीएस पेज है इसका यूज़ प्रोटीन जो है इनके फ्रेगमेंट्स को सेगमेंट करने के लिए किया जाता है। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए उसमें लाया जाता है। नेक्स्ट इज क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर है क्या? ये मॉलिक्यूलर व्हीकल्स इनको कह सकते हैं हम, ऐसी व्हीकल्स जो कि डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको पहुंचाने का काम करती हैं, होस्ट सेल में ले जाती हैं। इन्हें जीन कैरियर भी कहते हैं। जो कॉमनली यूज़ किया जाने वाला क्लोनिंग वेक्टर है प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है। प्लाज्मिड मोस्टली क्लोनिंग वेक्टर का काम करता है, यानी मॉलिक्यूलर व्हीकल। ये जो वेक्टर्स हैं प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, या कभी कभी बैक्टीरिया फेजेज हैं उनको भी यूज़ किया जाता है, कॉस्मिड्स को भी यूज़ किया जाता है, फैगमिड्स को भी यूज़ किया जाता है, और ट्रांसपोजोन्स को भी यूज़ किया जाता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC है, और कुछ प्लांट्स और एनिमल वायरसेस हैं, इनको भी वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है।
लेकिन इन सब में, जैसा कि मैंने पहले भी बात की, इन सब में जो मोस्टली यूज किए जाने वाले वेक्टर है वो प्लाज्मिड है। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले ई कोलाई की जो स्टेन K12 है, इससे सबसे पहले प्लाज्मिड को आइसोलेट किया और उसका यूज़ वेक्टर के रूप में किया, यानी उसी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जिसको फिर से दूसरी बैक्टीरियल सेल में यानी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटर कर दिया गया। ओके, नाउ क्लोनिंग वेक्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इट मस्ट रेप्लिकेट थ्रू ORI जीन, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, यानी जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, अगर ये रेप्लिकेशन नहीं करेगा तो जीन की कॉपी नहीं बन पाएंगी। जैसे ही इसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाए उसके बाद ये अपनी कॉपी बनाए, ORI इसमें होना चाहिए, जिससे जी नहीं तो वेक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जो कि स्पेशल यानी सेलेक्टेबल मार्कर वो होता है जब कोई भी वेक्टर है, प्लाज्मिड जिसे हम बोलेंगे, या दूसरा कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब वो जीन्स हो जो कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो फॉरेन डीएनए एलियन डीएनए है जो हमने उसमें इंटर किया है या लाइगेट किया है, वो लाइगेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये पता करना होता है। और इसके बाद उससे ये भी पता चलता है कि अगर हमने उस प्लाज्मिड वेक्टर को, यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर है, उसको हमने जिस होस्ट सेल में इंटर किया है, वो होस्ट सेल के अंदर इंटर हुआ है या इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, इन्हें बोलते हैं सेलेक्टिवल मार्कर। यानी सेलेक्टिवल मार्कर की अगर बात करें, कुछ जीन ऐसी होती है जो रेजिस्टेंट होती हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। A specific cleavage site must be present in one of the marker gene। दोनों जो मार्कर जीन होती है, सेलेक्टिवल मार्कर जीन होती है, उसमें से एक पर स्पेसिफिक क्लीवेज साइट होनी चाहिए, जिससे उसको कट करके वहीं पर हम फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर सकें। क्लोनिंग वेक्टर शुड बी ऑफ ऑल साइज should be of a small size as there are chances for large size vector to break up during purification। स्मॉल साइज का होना चाहिए। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीडेड टू हैव वेरी फ्यू परफेक्टेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। अब उसमें सिंगल रिकॉग्निशन साइट हों, जिससे कि हम रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स का यूज़ करके उससे उसको वहाँ से कट कर सकें और वहीं पर हम अपने जो फॉरेन डीएनए उसको ऐड कर सकें। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ वेक्टर एंड अ फ्यू इंपॉर्टेंट ऑफ देम बीइंग डिस्क्राइब एज। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं। ऐसे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था विलियम हैस और लेडरबर्ग ने बैक्टीरियल सेल में 1952 में। तो जो प्लाज्मिड है इसको सबसे पहले अगर पूछा जाए तो विलियम हैस और लेडरबर्ग ने सबसे पहले 1952 में इसको डिस्कवर किया। प्लाज्मिड्स का जो प्लाज्मिड किसे हम कहेंगे, प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इसमें कुछ जो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट जीन होती है। ई कोलाई जो है इसमें 3 टाइप के प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, कोल फैक्टर, आर फैक्टर और एफ फैक्टर, यानी एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर आर डिजाइंड बाई पी। जो PBR 322 है वो सबसे मोस्टली यूज़ किया जाने वाला प्लाज्मिड है। तो उसका नाम कैसे लिया गया है, कैसे उसको नाम रखा गया प्लाज्मिड 322। तो P जो है प्लाज्मिड है, PB जो है इसका बोलीवर है, और R जो है वो रोड्रिगेज जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, और 322 है इसका न्यूमेरिकल जो इसकी डिज़ाइन है, उसको न्यूमेरिकल इसका वो है। तो इस तरीके से PBR 322 यानी P प्लाज्मिड, B बोलीवर, R रोड्रिगेज। तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको जो बनाया था वो बोलीवर और रोड्रिगेज ने बनाया था, यानी PBR 322 को 1977 में। ओके, इसमें जो 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती हैं, यानी साइट्स होती हैं 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए, जिन्हें सेलेक्टिवल मार्कर कहते हैं। एक TET यानी टेट्रासाइक्लिन के लिए होती है, दूसरी एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन होती है। यानी एक साइट होती है एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होती है, दूसरी टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होती है ना।
ये जो हम लोग वेक्टर देख रहे हैं PVR 322, अब PVR 322 को देखेंगे, मोस्टली एग्जाम्स में आता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन से जीन्स हैं। तो यहाँ पर देखेंगे CLA फर्स्ट है, HINT थर्ड है, BAM HI है, BAM HI है, सेल फर्स्ट है। यहाँ पर एक जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन लिखा हुआ TTR है, और दूसरी तरफ MP साइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है AMPR, इसमें ORI है, नीचे ROP यानी इसके लिए ROP जीन प्रेजेंट है, PVU सेकेंड जीन प्रेजेंट है, और PVU फर्स्ट जीन जो है वो MPR के जस्ट अपोजिट प्रेजेंट है, जहाँ पर MPR साइट है यानी जो एम्पीसिलिन के लिए है, और PST फर्स्ट साइट भी AMP साइट पर ही प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे जो साइट्स हैं, यानी सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट, यानी जो एक आइडियल तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो सबसे अच्छा क्लोनिंग वेक्टर है उसमें जो जीन्स साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए वो सारी की सारी PVR 322 में प्रेजेंट हैं। इसके बाद कुछ और वेक्टर बनाए गए, जैसे PVR 324, और इसके बाद PUC प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में बनाया गया, इसलिए इसका नाम PUC रखा गया है। कुछ और दूसरे प्लाज्मिड्स हैं, उनके बारे में प्लाज्मिड नहीं, कुछ दूसरे वेक्टर्स हैं। एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड प्लाज्मिड वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम का जो बेस्ड प्लाज्मिड बैक्टीरियम है, ये इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंसिस। ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, इसका TI प्लाज्मिड होता है, जिसका यूज़ किया जाता है वेक्टर के रूप में। अब TI प्लाज्मिड क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।